Hello students and welcome to our YouTube channel Delhi Institute for Civil Services. I am your educator Nikhil Saini and in this video series we are discussing about budget 2023 जिसके अंदर आपने ऑलरेडी ये चीज जान ली है कि बजट क्या होता है और उसके रिलेटेड टर्म्स क्या होती हैं। तो आज हम ये चीज जानेंगे कि किस तरीके से बजट जो है वो पार्लियामेंट से पास होता है और क्या उसकी प्रोसेस होती है। उन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो क्यों बजट को सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करना, जो कि आपको सागर सर ने ऑलरेडी समझा दिया है, बट फिर से मैं एक और बार उसे दोहरा देता हूं। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम डेमोक्रेसी हैं, तो सारी चीज का हक किसके ऊपर होना चाहिए? तो सारी चीज का हक होना चाहिए हम लोगों के ऊपर। ठीक है, हम लोग उन सारी चीजों को डिसाइड करेंगे। हमारा क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है उसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो रेटिफाई करे बजट को। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके स्टेजेस को। सबसे पहले तो प्रेजेंट होता है बजट। तो बजट को प्रेजेंट कौन करेंगे? यूजुअली बजट को प्रेजेंट करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, उसे प्रेजेंट करते हैं और वहां पे अपनी स्पीच देते हैं जिसे कहा जाता है बजट स्पीच। यहाँ पे किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं होता, किसी भी तरीके से जो बोल सकते हैं कि कोई बहस नहीं होती बजट के ऊपर। नॉर्मली बजट को प्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर एक बजट स्पीच होती है। ये बजट स्पीच कहाँ होती है? ये बजट स्पीच होती है लोकसभा में। आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि राज्यसभा में किसी भी तरीके से बजट के ऊपर ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ एक जनरल डिस्कशन होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो हमारी सरकार कहां से बनती है? हमारी सरकार बनती है लोकसभा से। हमने उनको चुन के भेजा है ताकि वो हमारी सरकार चला सके, हमारे पैसा को खर्च कर सके, ना कि राज्यसभा मेंबर्स को। इसलिए जो ज्यादातर कंट्रोल है वो लोकसभा का ही है ऑन दी बजट। ये चीज यहां पे बताई गई। एट द एंड ऑफ द स्पीच इन लोकसभा बजट इज लेड बिफोर द राज्यसभा। राज्यसभा उसे ऊपर ऊपर से देखेगा, उसके अंदर सारी चीजों को जो है देखने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। बट एज सच पावर की बात करें तो राज्यसभा के पास कोई खास पावर होती नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट अब प्रेजेंट हो चुका है, हाउस के फ्लोर पे बजट आ चुका है। आगे चलते हैं और बात करते हैं जनरल डिस्कशन की। बिगिंस अ फ्यू डेज आफ्टर इट्स प्रेजेंटेशन। क्यों कुछ दिन लग जाते हैं उसे समझने की कोशिश करिए। बजट बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। इतनी सारी डिटेल इंसान 2 घंटे में कैसे पढ़ेगा? और पढ़ने के बाद उसे समझना भी जरूरी है, उसके ऊपर अपने नोट्स बनाने भी जरूरी है। क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए कि करने के लिए क्रिटिसाइज कर दिया, उसके अंदर कुछ वैलिडिटी होनी चाहिए, कुछ सब्सटेंशियल क्रिटिसिज्म होना चाहिए बजट का। इसलिए उन्हें कुछ दिन दिए जाते हैं ताकि वो बजट को ढंग से देख लें, समझ लें, और उसके बाद चालू होता है जनरल डिस्कशन, जो दोनों हाउसेस के अंदर होता है। सिर्फ लोकसभा के अंदर नहीं, बट राज्यसभा के अंदर भी जनरल डिस्कशन होगा। ये कितने दिन चलेगा? ये 3 से 4 दिन तक चलेगा और इस पे कुछ खास बहस नहीं होती। जनरली यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है बजट के पीछे, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके ऊपर चर्चा की जाती है। और मोटे तौर पे जो भी छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डील करने की कोशिश की जाती है। अगर कोई इंसान प्रश्न पूछता है तो एट द एंड ऑफ द डिस्कशन फाइनेंस मिनिस्टर उनको जस्टिफिकेशन दे सकते हैं और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से इंट्रोडक्टरी फेज है बजट का, जिसके अंदर बजट को ऊपर ऊपर से डिस्कस किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके का मोशन पास नहीं किया जाता, ना तो बजट को कुछ कट शॉर्ट करने के लिए और ना ही बजट को पास करने के लिए। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का मोशन नहीं होता, ये एक जनरल डिस्कशन होता है। अब इसके बाद एक चीज समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं 500 लोगों को बोलूं कि पूरे बजट पे आप एक साथ डिस्कशन करिए, तो वहां बहुत ज्यादा केओस हो जाएगा। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं और मिनिस्ट्री की इतनी सारी डिमांड है, तो उनको किस तरीके से आप देखेंगे, परखेंगे? तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए ये काम किसको सौंप दिया जाता है? ये काम सौंप दिया जाता है डिपार्टमेंटल कमिटीज को, जो हर एक डिपार्टमेंट की एक कमिटी होती है। देयर आर 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज, जो हर एक डिपार्टमेंट का जो बजट है उसे स्क्रूटनाइज करती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर मुझे सिर्फ इतना बोला जाए कि मुझे होम मिनिस्ट्री के जो बजट है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट बनानी है, तो मैं ज्यादा एफिशिएंटली काम कर पाऊंगा और ज्यादा प्रिसाइसली काम कर पाऊंगा, रादर देन मुझे अकेले को ये पूरा बजट दे दिया जाए कि इस पे अपनी रिपोर्ट बना के लाओ। तो काम डिवाइड कर दिया गया, सब में डिवाइड कर दिया वर्क सारी डिपार्टमेंटल कमिटीज में, और वो उसके ऊपर क्या बनाएंगी? अपनी रिपोर्ट बनाएंगी। ठीक है, कब तक ये काम करते हैं? 3 से 4 वीक इनको लग जाते हैं और ये पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार करके रेडी रख लेते हैं कि साहब इसमें हमें ये दिक्कत लग रही है और उस चीज में ये दिक्कत लग रही है, ये डिमांड सही है और ये डिमांड गलत है।
अब इस रिपोर्ट को ऐसे का ऐसे पास नहीं कर दिया जाता, ये रिपोर्ट मदद करती है लोकसभा की। अगेन आई एम सेइंग लोकसभा, क्योंकि लोकसभा में हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमने उन्हीं को चुन के भेजा है कि वो सरकार बनाए, तो वो हमारे नुमाइंदे हैं, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब राज्यसभा की हम बात करते हैं तो वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये डिस्कशन कहां पे चालू होगा? डिस्कशन होगा चालू लोकसभा में, और लोकसभा ही सिर्फ वोट कर सकती है बजट पे, राज्यसभा वोट नहीं कर सकती। अगेन द सेम लॉजिक, हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहां हैं? लोकसभा में। हमारी सरकार कहां बनी है? लोकसभा में। हमारा मत कहां झलक रहा है? लोकसभा के अंदर। तो लोकसभा के अंदर ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये मदद करती है हमें बजट को स्क्रूटनाइज करने में। लोकसभा क्या है, अब वोटिंग करती है हर एक डिमांड पे, एक एक करके डिमांड लेते हैं वो, और उसके बीच में वो मोशंस भी पास करते रहते हैं। मोशन किस तरीके के होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट वो एक एक करके हर एक डिमांड को उठाती हैं, उस पर डिस्कशन करती हैं कि साहब हमें ये चीज पसंद आई, ये नहीं आई, अलग अलग तरीके से वहां डिस्कशन होता है। ईच डिमांड इज वोटेड सेपरेटली बाय द लोकसभा, हर एक मिनिस्ट्री के हिसाब से वहां डिमांड उठाई जाती है और उस पर सेपरेटली वोटिंग होती है। कट मोशन पास किए जा सकते हैं डिमांड को रिड्यूस करने के लिए, कि हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा है तो इसे कम कर दें, इस तरीके के कट मोशन वहां आ सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दूं, इसको थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो कट मोशन कभी भी जो है पास नहीं हो पाएंगे। क्यों? समझने की कोशिश करिएगा। कट मोशन कब पास होगा लोकसभा में? जब सरकार की मेजॉरिटी नहीं होगी। वो बजट किस तरीके से ले आ पाए? क्योंकि उनकी सरकार बनी हुई है, उनके पास मेजॉरिटी है। आप ये चीज खुद सोचिए, क्या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो आज 2023 के अंदर है, उसके खिलाफ कोई भी कट मोशन आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी है लोकसभा में। और अगर बाई चांस कोई कट मोशन पास हो जाता है तो मिनिस्ट्री अपने आप रिजाइन कर देगी। समझने का कोशिश करिए किस तरीके से, क्योंकि यहां पे उनकी जो मेजॉरिटी है वो चली गई है। क्योंकि अगर वो रिजाइन नहीं करेंगे तो अगला मोशन कौन आएगा? कौन सा आएगा? अगला मोशन आएगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि सब लोगों को हाउस में मालूम चल गया है कि अगर कट मोशन पास हुआ इसका मतलब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा। काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा इसमें, अगर हर एक डिमांड को अपने बारीकी से डिस्कस करना चालू कर दें। जैसे कि मैं आपके सामने रखूं, हम यूपीएससी के अंदर जो सिलेबस हमारा कवर करते हैं इंडियन पॉलिटी का, वो 70 से 75 घंटे के अंदर कवर करते हैं। बट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप डीपली पढ़ने बैठो, एकदम मतलब उसके अंदर पीएचडी करने की कोशिश करो, तो 2 साल की पढ़ाई भी हो सकती है, 3 साल की भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स कि आप कब तक डिस्कशन करोगे। डिस्कशन तो करते जाओ, उसका तो कोई अंत है नहीं। इसके लिए जो लास्ट डे डिसाइड किया गया है कि इस लास्ट दिन को हम क्या है बजट का डिस्कशन करेंगे, उस लास्ट दिन सारी जो वोट है, सारी जो डिमांड्स है सॉरी, वो एक साथ वोटिंग के लिए डाल दी जाती हैं कि अब इसके बाद और कोई डिस्कशन नहीं होगा, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसे वोटिंग के लिए डाल रहे हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्यूलियोटाइन। उसे हम कहते हैं ग्यूलियोटाइन, क्योंकि एक साथ लाके सारी डिमांड्स को खत्म कर दिया है। अब वो स्क्रूटनाइज हुई है नहीं हुई है तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, बट आगे जाके कमिटीज उसे स्क्रूटनाइज कर लेंगी, उनके ऊपर अपने विचार रख देंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जो है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, वो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब किस तरीके के मोशंस होते हैं, कट मोशंस होते हैं, वो समझने की हम कोशिश करें। तो सबसे पहले पॉलिसी कट, ₹1, 1 रुपए काटा जाता है डिमांड में से। अब आप सोच रहे होंगे 1 रुपए काटने की भी क्या जरूरत थी, वो भी नहीं काटना चाहिए था, ये चीज आपके मन में आ रही होगी। बट समझने की कोशिश करिएगा ये पॉलिसी कट मोशन बनाया क्यों गया है। पॉलिसी कट मोशन ये कहता है कि हमें पैसे से कोई दिक्कत नहीं, आप जितना पैसा खर्च कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, बट हमें इशू इस चीज से है कि वो पॉलिसी सही नहीं लग रही हम। तो इसके लिए 1 रुपए का वहां पे क्या है, हम रिडक्शन कर रहे हैं। ये एक तरीके से अपना बोल सकते हैं, हम अपना मत ना दिखाने के बराबर है कि हम इससे सहमत नहीं है, असहमति दिखाने के लिए ये मोशन यहाँ पे रखा गया है। दूसरा आता है इकोनॉमी कट मोशन। यहां पे कितना कट होता है? सब्सटेंशियल अमाउंट। समझने की कोशिश करिएगा कि अगर कोई पॉलिसी आई, कोई तरीके का प्रोविजन रखा बजट में और लग रहा है कि इससे इकोनॉमी पे गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? इकोनॉमी कट मोशन पास किया जाएगा कि साहब इसका इकोनॉमी पे गलत इंपैक्ट हो सकता है, तो हम नहीं चाहते ये चीज पास हो। बाद में आता है टोकन कट मोशन। यहां पे ₹100 काटे जाते हैं। कितने? ₹100 का रिडक्शन किया जाता है। क्यों? अब यहां पे ये बताया गया है कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, बट कुछ चीजें थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जिससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ढंग से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
नहीं निभाई। तो ये 3 तरीके के मोशन है, ये नहीं यूज हुए होते। क्यों नहीं होते उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि वहां पे सरकार की मेजॉरिटी है और सरकार का बजट प्रेजेंट हुआ है। अगर सरकार का बजट के ऊपर कट मोशन लग जाएगा तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा और सरकार गिर सकती। तो ये इसका हम डिस्कशन ने हमने कंप्लीट किया, टाइप्स ऑफ कट मोशन। तो चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से पास होता है अब बजट, और इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ ये चीज कही गई है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाला जा सकता जब तक कि एप्रोप्रिएशन बिल पास ना हो जाए। मतलब पार्लियामेंट जब तक अप्रूव ना कर दे तब तक हम वहां से पैसा नहीं निकाल सकते, वहां से 1 रुपया भी हम नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए ताकि पैसा निकाला जा सके, जो हमने बजट अप्रूव किया है, जो हमने डिमांड्स को ग्रांट किया है, वो अब पैसा हमारे पास आ सके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, इसके लिए क्या प्रेजेंट किया जाता है? एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाला जा सके। अब इसके अंदर सबसे पहला पार्ट तो क्या आता है? ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा। ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा का मतलब यह है कि जिस पे अभी तक हमने वोटिंग कराई वो वाले। दूसरा, एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब अभी मैं ये पूरी चीज यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर एक और हमारा वीडियो लेक्चर है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बट सिंपली मैं आपको इतना कहना चाहूंगा कि कुछ हमारे यहाँ पे सब्सटेंशियल ऑफिसेज हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, जिसके लिए ऑटोनॉमी जरूरी है कि वो प्रॉपरली काम कर पाए। इस चीज के लिए हम कुछ जो है फंड चार्ज कर देते हैं, मतलब उस पर वोटिंग नहीं होती, उस पर किसी भी तरीके की वोटिंग नहीं होती, उन डिमांड्स के लिए वो ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये ईएमआई की तरीके का एक फंक्शन है कि ऑटोमेटिकली वो जो पैसे हैं वो वहां से कट जाते हैं। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड होकर बनाती हैं एप्रोप्रिएशन बिल। अब यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता एप्रोप्रिएशन बिल में, ना तो इस वाले पार्ट में क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, और ना इस वाले पार्ट में क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक सब्सटेंशियल ऑफिस है जिसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी, और जब तक हम फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं रखेंगे बाकी ऑटोनॉमी नहीं आने वाली। जैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल, एप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद ऑब्वियसली, तब क्या है, हम ऑथराइज हो जाते हैं कि अब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। तो हमने पैसे निकालने की बात तो कर ली, ठीक है, बट टैक्सेस नए नए लगाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के टैक्स आते हैं, सेस आते हैं, सरचार्ज आते हैं। वो किस तरीके से आते हैं? यहां पे तो हमने बात करी कि किस तरीके से हम फंड लेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, बट अब बात आती है कि क्या अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, चार्जेस लगाए जाते हैं, उसका भी तो एक बिल प्रेजेंट होता है। तो उसे कहा जाता है पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कहा जाता है ये जो फाइनेंशियल प्रोविजंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको ऑथराइज करने के लिए, उनको लागू करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसकी कंडीशंस बिल्कुल मनी बिल की तरह है। अब मनी बिल किस तरीके से पास होता है? तो मनी बिल पास होता है जिसके अंदर लोकसभा का ज्यादा से होता है, वो लोकसभा से निकलता है, स्पीकर का सर्टिफिकेट लेके निकलता है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर या तो उसमें कोई अमेंडमेंट बता सकती है, या फिर उसे क्या है अपने पास वैसे का वैसा पड़ा रख सकती है या पास कर सकती है। और अगर वो कोई अमेंडमेंट बताती हैं या पड़ा रखती हैं तो उस कंडीशन में लोकसभा के पास ये पावर है कि वो उसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं उस अमेंडमेंट को, और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। सो इट विल बी डीम्ड टू बी पास, मतलब मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पास कर दिया है। तो यहाँ पे किसका पावर ज्यादा है? लोकसभा का। द सेम थिंग अप्लाइज विद फाइनेंस बिल। अमेंडमेंट्स कैन बी मूव्ड इन द केस ऑफ फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में क्या है, अमेंडमेंट मूव किए जा सकते हैं। फाइनेंस बिल में क्या है, अमेंडमेंट मूव किए जा सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। किस तरीके से? पहली चीज तो रिड्यूस किया जा सकता है और अबॉलिश किया जा सकता है, टैक्स को बढ़ाया नहीं जा सकता। यहां पे इस चीज को नोटिस करिएगा, अगर आपसे कल को पूछ ले कि क्या फाइनेंस बिल के अंदर प्रोविजंस में टैक्स को बढ़ाया जा सकता है बाय अमेंडमेंट, नहीं, सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है, और वहां से क्या करा जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है। और इसी तरीके से हमारे आने वाले जो पैसे हैं उसको भी अथॉरिटी मिल जाती है, वो भी लीगलाइज हो जाते हैं। अब पूरी प्रोसेस जो है कंप्लीट होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं, जो कि सागर सर ने भी आपको समझाया अपने वीडियो लेक्चर में कि ऐसे समय पे एक्सपेंडिचर किस तरीके से हो। तो उसका एक प्रोविजन तो हमने ये कर दिया कि जो 28 फरवरी पे बजट प्रेजेंट होता था उसे 1 फरवरी कर दिया। बट उसी के साथ साथ एक प्रोविजन और है
कि अगर समय ज़्यादा लग जाता है तो हम वोट ऑन अकाउंट ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम 1/6 ऑफ द फंड जो है वो ले सकते हैं इन एडवांस, और उससे हमारा काम आगे चला सकते हैं। सो दिस इज हाउ द बजट इज पास्ड। इस तरीके से हमारा बजट पास होता है और हमें हमारा बजट मिलता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर से कुछ जानने के लिए मिला तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और जुड़े रहें हमारी फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच।